प्यारे बच्चों, एंजाइम के लास्ट लेक्चर में आज हम कवर करने वाले हैं एंजाइम क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम्स को ब्रॉडली 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एंजाइम को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, 6 क्लासेस में, और हर क्लास के 4 to 13 सब क्लासेस हैं। हर क्लास के 4 to 13 सब क्लासेस हैं और फिर उनकी नेमिंग की जाती है 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट में होता है, पहला जो नंबर होता है फर्स्ट नंबर होता है क्लास, ठीक है। सेकंड नंबर जो है वो सब क्लास होता है, सेकंड नंबर सब क्लास हो गया। थर्ड नंबर सब सब क्लास होता है, सब सब क्लास होता है। और जो फोर्थ नंबर है वो सीरियल नंबर होता है एंजाइम का, सीरियल नंबर ऑफ एंजाइम। तो ये एंजाइम के क्लासिफिकेशन में 4 डिजिट नंबर को फॉलो करते हैं। तो हमें ये 4 डिजिट नंबर फॉलो नहीं करना है। यहाँ पर हर एंजाइम का को 4 डिजिट नंबर के हिसाब से क्लासीफाई नहीं करना है। हमें सिर्फ इन 6 क्लासेस, जो एंजाइम के 6 मेजर क्लासेस हैं, उनका डेफिनेशन हमें पता करना है। तो सबसे पहले देखो, पहला क्लास है और इसको ये भी याद रखना है कि ऑर्डर में लर्न करना है। जैसे आपसे पूछा गया कि एंजाइम की पहली कैटेगरी, पहला क्लास क्या है, तो यू हैव टू से ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज को डिहाइड्रोजिनेजेस भी कहते हैं। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम रिमूव हो। तो किसी से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो तो ऑक्सीडेशन होता है, और कोई उसे एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन को या इलेक्ट्रॉन को तो वो रिडक्शन होता है। तो उस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजिनेज। जैसे यहाँ पर देखो, दो सबस्ट्रेट है, दो कंपाउंड है, एस और एस टेस्ट। ये अभी रिड्यूस्ड फॉर्म में है और ये अभी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। और इस रिएक्शन के बाद, एंजाइम के एक्शन के बाद देखो, ये एस ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब इसने जो है, जो रिड्यूस फॉर्म में था वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और जो ऑक्सीडाइज फॉर्म था वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कन्वर्ट करे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो पहला एंजाइम हो गया, पहली कैटेगरी एंजाइम। सेकेंड कैटेगरी है ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस में क्या होता है कि यहाँ पर भी एक ग्रुप का ट्रांसफर होता है, लेकिन वो जो ग्रुप है अदर देन हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के ट्रांसफर को तो हमने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर रख दिया, डिहाइड्रोजनेज की कैटेगरी में रख दिया। तो ट्रांसफरेज ऐसे ग्रुप ऑफ एंजाइम को कहते हैं, या एंजाइम की उस क्लास को कहते हैं जिसमें कोई एक ग्रुप ट्रांसफर हो, लेकिन वो ग्रुप हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, ये एस के साथ ये ग्रुप लगा हुआ है और ये ग्रुप अब किस पे चला गया, एस डैश पर चला गया। तो ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप कोई दूसरा कंपाउंड होना चाहिए, वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अदर देन हाइड्रोजन होना चाहिए। तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, ट्रांसफरेज की कैटेगरी में रखेंगे। एक कैटेगरी है हाइड्रोलाइसिस की। हाइड्रोलाइसिस, जैसे ये सारे बॉन्ड आप देख रहे हो, एस्टर बॉन्ड, एथर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये जब बॉन्ड बनता है तो एक मॉलिक्यूल वाटर रिमूव होता है, जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, नहीं। लेकिन अब इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है तो हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप एस्टर बॉन्ड को तोड़ो, एथर बॉन्ड को तोड़ो, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ो। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेसिस बोलते हैं। ऐसा ग्रुप ऑफ एंजाइम विच ब्रेक्स अ स्पेसिफिक बॉन्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर। तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनका काम क्या है, उनका काम है बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, ब्रेक करना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलेसिस। तो वो वाटर के हेल्प से तोड़ता है, तो दैट्स व्हाई हाइड्रोलाइसिस। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलाइसिस। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसा भी होता है जो बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल पे कन्वर्ट करता है, लेकिन विदाउट हाइड्रोलाइसिस, है ना, अदर देन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस नहीं करता, हाइड्रोलाइसिस करता है तो हाइड्रोलाइस कहते हैं। और हाइड्रोलाइसिस के अलावा किसी और तरीके से वो तोड़ता है बड़े ग्रुप को छोटे ग्रुप में,
तो उसको लाइज बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक्स वाई एक ग्रुप, ये अलग हो गया और ये कंपाउंड अलग हो गया, तो बड़ा कंपाउंड छोटे, दो छोटे कंपाउंड में टूट गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइज। लाइज और हाइड्रोलाइज, है ना, में ये बेसिक डिफरेंसेस है। फिर एक ग्रुप आता है आइसोमरेजेस, ये फिफ्थ कैटेगरी, फिफ्थ क्लास ऑफ एंजाइम। ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है? आइसोमराइजेशन रिएक्शन इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन। ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन जो डी एंड एल फॉर्म होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, ये ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन है। जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक आइसोमराइजेशन में सिस एंड ट्रांसफॉर्म, सिस ट्रांस में चेंज हो गया, ट्रांस सिस में चेंज हो गया, तो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, खाली स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ेगा, तो उसको जियोमेट्रिक आइसोमराइजेशन कहेंगे। पोजिशनल आइसोमराइजेशन, कोई किसी ग्रुप का पोजीशन खाली बदल, मान लो कि ग्लूको कोई ट्रायोस फॉस्फेट है ना, ग्लूकोज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है सपोज, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ पर फॉस्फोरस किस पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर। अब ये पोजीशन बदल जाए, दूसरी जगह चला जाए, फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पे चला जाए, तो उसको जो है पोजिशनल आइसोमराइजेशन कहेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस कैटेगरी को हम आइसोमराइजेशन कहेंगे। ये फिफ्थ क्लास है। और आखिर की क्लास है लाइगेजेस। लाइगेजेस ज्वाइनिंग एंजाइम। यहाँ पर देखो कि दो ग्रुप को ये लाइगेट कर रहे हैं, फॉस्फोरस को ऑक्सीजन के साथ, सी को एन के साथ, एस के साथ, सी को एस के साथ, या सी को ओ के साथ। जब दो कंपाउंड को जोड़ता है कोई बाय टेकिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, इसको जोड़ने के लिए ना एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो जोड़ने वाले एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, लाइगेस। उसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एटीपी की। तो इसको क्या क्या याद करना है आपको, इसमें आपको याद करना है 6 क्लासेस का ऑर्डर, कि पहला ऑर्डर ऑक्सीडो रिडक्टेज है, फिर ट्रांसफरेज है, फिर हाइड्रोलेज है, हाइड्रोलेज के बाद लाइज है, फिर आइसोमरेज है, और लाइगेज, लाइगेजेस है। तो 6 कैटेगरी और उनका डेफिनेशन, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। आखिर में कोफैक्टर के बारे में, कोफैक्टर के बारे में, जैसे एंजाइम ना दो तरह के होते हैं। एक वो एंजाइम जो खाली पॉलीपेप्टाइड का बना, उसमें कोई दूसरी चीज नहीं होता, वो सिंपल एंजाइम, उसमें कुछ भी एडिशनल चीज नहीं होता, उसमें खाली प्रोटीन। जैसे पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम एक सिंपल एंजाइम है, लेकिन कई ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट भी होते हैं, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। उस नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को कोफैक्टर कहते हैं। और जो एंजाइम है, जो प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपोएंजाइम। मतलब एक कॉन्जुगेट एंजाइम हो गया, मान लो, जिसमें प्रोटीन पार्ट है और नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलेंगे, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलेंगे कोफैक्टर, और प्रोटीन पार्ट को क्या बोलेंगे, एपोएंजाइम। और इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम। तो एक टर्म और हम यूज करते हैं, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम में क्या क्या चीज आएगा, होलो एंजाइम में आएगा एपोएंजाइम, एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। तो ये जो होलो एंजाइम है, ये कोफैक्टर के एब्सेंस में काम नहीं करता, कोफैक्टर उसके फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। अब ये कोफैक्टर एंजाइम में 3 तरह के होते हैं, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल आयन। इसमें जो पहला दोनों है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम, ये दोनों ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं, और मेटल आयन नॉन, ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। अब दोनों को पहले डिफाइन करते हैं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है या कोएंजाइम क्या है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कोफैक्टर, और प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होता है, टाइटली अटैच्ड होता है, और उसे हमें अलग करना हो तो हमें स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा प्रोस्थेटिक ग्रुप को हटाने के लिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ये दो एंजाइम का नाम याद रखो, पेरोक्सीडेज और कैटालेज। ये दो एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं
पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम में एक एंजाइम होता है ऑक्सीडेज। तो ऑक्सीडेज एंजाइम के एक्टिविटी से पेरोक्सीसोम में हाइड्रोजन ये बनता है, H2O2 बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो थोड़े टॉक्सिक होते हैं, तो उनको हमें ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए ये एंजाइम यूज होता है, कैटालेज और पेरोक्सीडेज। ये दोनों एंजाइम, कैटालेज और पेरोक्सीडेज, ये दोनों एंजाइम पेरोक्सीसोम के अंदर ही होता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। इन दोनों एंजाइम में, ठीक है, पेरोक्सीडेज में और कैटालेज में हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। हीम हीम हीमोग्लोबिन का भी प्रोस्थेटिक ग्रुप है, लेकिन हीमोग्लोबिन एंजाइम नहीं है ना, हमें एंजाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एग्जाम्पल देना है। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया। कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में अंतर, सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही ऑर्गेनिक, ये दोनों ही ऑर्गेनिक है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस है कि एक एक टाइटली अटैच्ड होता है और एक लूजली अटैच्ड होता है। कोएंजाइम लूजली अटैच्ड होता है, देखो इसका जो फॉर्मेशन है वो ट्रांजिएंट, मतलब टेम्पररली अटैच्ड होता है। इसको आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप को आसानी के साथ अलग नहीं कर सकते। तो को फैक्टर्स जो होते हैं ना, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स, एक्चुअली विटामिन B2। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, NAD, NADP, ये नियासिन, नियासिन क्या है? विटामिन बी का टाइप। FADB को फैक्टर, FADB को फैक्टर है, FAD राइबोफ्लेविन डेरिवेटिव है। राइबोफ्लेविन भी क्या है? विटामिन B2 है। तो कोएंजाइम भी कोफैक्टर, कोएंजाइम ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कोफैक्टर है। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि एक टाइटली बॉन्ड होता है और एक लूजली बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर के बारे में। NAD, NADP, ये सब हाइड्रोजन ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं रिएक्शन में। एक है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर का एक एग्जांपल है जिंक, इज द इनऑर्गेनिक कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम उसको कहते हैं जो प्रोटीन को डिग्रेड करने में, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसको कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम कहते हैं। ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम का जिंक इज ऑर्गेनिक, जिंक आयन जो है वो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज का भी कोफैक्टर होता है। ये याद रखना है कि कोफैक्टर चाहे वो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, जिस एंजाइम को कोफैक्टर की ज़रूरत है, वो एंजाइम यदि नहीं है, वो कोफैक्टर यदि नहीं है, तो एंजाइम फंक्शनल नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है ना कि कोफैक्टर कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम which testify they play crucial role in the catabolic activity of enzyme. So beta with this we have finished एंजाइम फिनिश किया हमने, और साथ साथ हमने क्या फिनिश कर दिया? एंजाइम फिनिश करने के साथ साथ हमने बायोमॉलिक्यूल्स भी फिनिश कर लिया। तो पूरे तरह से हमने एनसीईआरटी को अच्छे से कवर किया है। आप इसको अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा, और नीट एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से समझना है। फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक पे। थैंक यू।